नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं धातु व अधातु और अपना टॉपिक क्या चल रहा है इसके अंदर है कि जो अपनी धातुएं हैं क्रियाशीलता के आधार पर जो अपनी सक्रियता सरणी है, सक्रियता सरणी में तीन क्रियाशीलता के आधार पर धातु को हमने तीन वर्गों में बांटा था। एक वर्ग था अपना निम्न वर्ग की धातुएं जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, और दूसरी थी अपनी अधिक क्रियाशील धातु है जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आती है, जिसमें पोटेशियम आती है, सोडियम आती है, मैग्नीशियम आती है, कैल्शियम आती है। और उसके बाद में है मध्यम, जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु हैं उनकी बात करते हैं। उनके अंदर आपकी एक तो आती है आयरन आती है, लेड शीशा आती है, कॉपर आती है। तो उन धातुओं की आज बात करेंगे। उन धातुओं को प्रकृति में शुद्ध कैसे करते हैं, उनको शुद्ध करने का तरीका, कौन सी विधि द्वारा उनको शुद्ध किया जाता है। तो अपना आज का टॉपिक है सक्रियता श्रेणी में मध्यम स्थित धातुओं का निष्कर्षण, मतलब उन धातुओं को शुद्ध कैसे किया जाता है। हम लोग प्रकृति में खनन करके उनको अयस्क के रूप में बाहर निकाल लेते हैं, अयस्क से हम लोग धातु को अलग भी कर लेते हैं, लेकिन उन धातुओं को शुद्ध कैसे किया जाता है। मध्यम में आपकी कौन कौन सी धातु आती है उसमें दे रखा है, देखो सक्रियता श्रेणी में मध्य में स्थित है, मध्य बोल सकते हैं, मध्य में बोल सकते हैं। मध्य में स्थित धातु एक तो आपकी Fe का मतलब आयरन हो गया, दूसरी आपकी Zn का मतलब जिंक हो गया, Pb का मतलब लेड का मतलब शीशा हो गया। जो सामान्यतः पर शीशा या लेड जो आपकी इधर हो नहीं पारा होती है उधर, एक आपकी लेड शीशा होगी और एक आपका कौन सा हो गया, कॉपर हो गया। आदि अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। बात करें कि आपकी जो मध्यम अभिक्रियाशीलता वाली जो धातुएं हैं वो कौन कौन सी हैं। एक तो आपकी होगी आयरन, दूसरी आपकी होगी जिंक होगी, तीसरी आपकी लेड एंड शीशा होगी और चौथी आपकी कॉपर हो गई। ये चार धातुएं हैं। उन चार धातुओं का परिष्करण मतलब उनका शुद्धिकरण कैसे करते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जो ये धातुएं होती है आपकी, ये हमेशा प्राय जब प्रकृति से हम इनको निकालते हैं तो ये सल्फाइड या कार्बोनेट ऐसे के रूप में होती है। इसमें दे रखी मैंने लाइन लिख रखी है मोस्ट इंपोर्टेंट के रूप में। प्रकृति में ये प्राय सल्फाइड या कार्बोनेट रूप में पाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये भी मैं बता देता हूं कि जो एक सल्फाइड अयस्क होते हैं, सल्फाइड अयस्क को किस विधि द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। सल्फाइड अयस्क को भर्जन विधि द्वारा, भर्जन विधि आपकी क्या होती है इसी के बारे में बात करेंगे। और कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन विधि द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। वो कैसे प्राप्त की जाती है, तो प्रकृति में जो है आपकी जो मध्यम आपकी एक तो आयरन आती है, लोहा हो गई, उसकी दूसरी आपकी पीबी लेड शीशा हो गई, कॉपर हो गई और Zn जिंक हो गई। ये जो धातुएं होती है अपने सल्फाइड या कार्बोनेट रूप में उपस्थित होती है। और इनको शुद्ध कैसे किया जाता है, इनकी दो विधियां, एक आपकी विधि भर्जन है, दूसरी आपकी विधि निस्तापन है। तो हम लोग पहले बात करते हैं भर्जन के बारे में। भर्जन विधि क्या है, उसकी भाषा क्या है। देखो ये आपकी भर्जन विधि में मैंने आपको बता दिया कि भर्जन विधि में सल्फाइड अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। हम लोग सल्फाइड अयस्क से शुद्ध धातु कैसे प्राप्त करते हैं कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करके उसको धातु ऑक्साइड के रूप में बदला जाता है और धातु ऑक्साइड का फिर अपचयन किया जाता है, शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। भर्जन विधि क्या होती है, सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में, वायु मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है और उसे धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इस विधि को कौन सी विधि का नाम बोलते हैं, उस विधि को बोलते हैं भर्जन विधि। भाषा देख लो आपकी क्या दे रखी है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। ऑक्साइड कौन सा, धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। फिर उस धातु ऑक्साइड का हम लोग कार्बन में या सीधा उसको गर्म करके उसका अपचयन करके शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। जो आपकी समीकरण है आप देख लो, सल्फाइड अयस्क आपका फॉर्मूला दे रखा है ZnS, जिंक सल्फाइड। ZnS को क्या बोलते हैं, जिंक सल्फाइड। वायु की उपस्थिति में मान लो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग क्रिया करवाते हैं, क्रिया कराने पर जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर, इस तीर के निशान पर तापमान नाम लिख सकते हैं, ये नाम लिख सकते हैं। गर्म करने पर आपका वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये आपका जिंक ऑक्साइड बन गया और जो आपकी गैस है वो अलग हो जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड। जो आपकी जो नीचे जो समीकरण दे रखी है ये इसकी संतुलित रासायनिक समीकरण है। संतुलित का मतलब होता है दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद गैरणों की संख्या क्या है, समान है। तो ये हो गया आपके जिंक सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। आपका ऑक्साइड
प्राप्त होता है, उसके साथ जो सल्फर डाइऑक्साइड, अब जो ये अब जिंक ऑक्साइड आपका प्राप्त हुआ है तो जिंक ऑक्साइड का हम लोग कार्बन के साथ अपचयन कर सकते हैं, अपचयन करके शुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे। इसकी समीकरण अभी बात बता देता हूँ। पहले हमने वर्जन की बात कर ली, आपसे पूछ ले, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम परीक्षा पिछले 5 सालों में क्वेश्चन 3 बार आ चुका है और इस बार आने की काफी चांस है इसके, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वर्जन और निस्तापन। वर्जन का मतलब हो गया सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करके धातु ऑक्साइड में बदला जाता है, फिर उन धातु ऑक्साइड का अपचयन करके शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। इसके बाद अगली है अपनी निस्तापन। निस्तापन क्या है? निस्तापन में आपको मैंने बताया कि कार्बोनेट अयस्क होते हैं, उनको वायु की उपस्थिति, सीमित वायु लिखना है इसका नाम। हम बात करते हैं, सॉरी आपको पहले दिखा देता हूँ, विधि का नाम है आपका निस्तापन। निस्तापन विधि क्या है? निस्तापन विधि की भाषा क्या है? कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर किसका निर्माण होता है? धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। फिर उस धातु ऑक्साइड को कार्बन की उपस्थिति में अपचयन करके हम लोग क्या कर लेंगे? शुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे। निस्तापन एक कार्बोनेट अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि है। और इसकी भाषा क्या दे रखी है? इसकी भाषा दे रखी है कार्बोनेट अयस्क को वायु की उपस्थिति या वायु की सीमित, नाम लिख लेना, सीमित उपस्थिति, वायु की सीमित उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। निस्तापन वर्जन में तो आपको याद रखना है, सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। निस्तापन में क्या हो जाता है? कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। इस विधि को आपका क्या कहते हैं? निस्तापन है। ये देखो आपका जो समीकरण है, ये आपकी कार्बोनेट है, मतलब दो ही है, ZnCO3, इसका नाम हो गया जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट को क्या करना है? आपको सीमित वायु तो आपको अलग से वायु इसके अंदर लेनी नहीं है, ऑक्सीजन O2 जोड़ना नहीं, क्योंकि सीमित वायु, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के अणु पहले से ही है, सीमित वायु होनी चाहिए आपकी। और इसको आपको क्या करना है? अधिक ताप पर गर्म करना है। तापमान नाम लिख दो या आप नाम लिख सकते हो गर्म करने पर। गर्म करेंगे तो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा ZnO प्लस क्या हो जाएगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाए। ये आपका जो जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो, उसके अंदर भी अपना जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ था, क्योंकि उसमें हमने ZnS से ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ZnO का निर्माण किया था। अब जिंक ऑक्साइड का हम कार्बन के साथ अपचयन करके शुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे। तो निस्तापन और भर्जन से आप क्या समझते हैं? भर्जन का मतलब सल्फाइड अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करना, और निस्तापन का मतलब हो गया कार्बोनेट अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करना। आगे देखो, दोनों से जो जिंक ऑक्साइड हम लोगों ने प्राप्त किया, उससे हम लोग शुद्ध धातु कैसे प्राप्त करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये देखो, जो अभी जो आपकी समीकरण आई है, जो हम लोगों ने जिंक ऑक्साइड प्राप्त किया, उसके लिए आप देख सकते हो ये वाला है जो जिंक कार्बोनेट था, उसे हम लोगों ने जिंक ऑक्साइड प्राप्त कर लिया था। उसमें जैसे वो आपकी जो ये आपकी निस्तापन की समीकरण है, भर्जन वाली समीकरण ऐसे थी, ZnS थी, उसमें ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके गर्म करके आगे बन रहा था अपना ZnO बन रहा था, और उसके साथ में SO2 बन रहा था। ये तो आपकी है भर्जन की समीकरण है। ये वाली तो हो गई आपकी भर्जन की, और ऊपर वाली आपकी किसकी है? निस्तापन की। आप देख रहे हो दोनों में आपका ये, इसमें भी आपका जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है, इसके अंदर भी आपका क्या हो रहा है? जिंक ऑक्साइड। लेकिन अपने को भी शुद्ध धातु प्राप्त करनी है। शुद्ध धातु कैसे प्राप्त करेंगे? देखो, जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ आपको क्या करना है? इसको गर्म करना है। कार्बन के साथ क्या करना है? गर्म किया जाता है, तो ये जिंक धातु में अपचयित हो जाता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिंक धातु में अपचयित होने का मतलब होता है जिंक ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, तो ZnO जिंक ऑक्साइड होता है, उसका जिंक धातु में अपचयित हो जाता है। होगा कैसे? देखो, ZnO प्लस, उसको कार्बन के साथ आपको क्या करना है? गर्म करना है। गर्म करने पर आपको क्या करना है? गर्म करने पर है, गर्म करेंगे तो ये अपनी जो कार्बन होती है यहाँ से निकल के यहाँ आ जाती है, तो आपका बन जाएगा Zn प्लस CO बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपकी शुद्ध धातु जिंक धातु प्राप्त होगी। ऐसे होती है आपकी भर्जन विधि और निस्तापन विधि। भर्जन का मतलब हो गया जिसमें सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, जिंक ऑक्साइड में या धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। फिर उस धातु ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करके उस धातु का अपचयन किया जाता है, अपचयन करके शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। ये आपकी शुद्ध धातु ऐसे प्राप्त होती है। निस्तापन में वो सेम ही है, कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर
उसको धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। फिर वो सेम कंडीशन है दोनों के लिए कि जो धातु ऑक्साइड यहाँ पर यदि हम लोग जिंक धातु ली थी, जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, आयरन होगा तो आयरन ऑक्साइड हो जाएगा, कॉपर होगा तो कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा, लेड शीशा होगा तो लेड ऑक्साइड हो जाएगा। जो आपकी धातु है वो उसी के अनुसार हम लोग उसको कार्बन के साथ उसका आप चयन करके शुद्ध धातु हम लोग क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो ये हो गई आपकी जो मेन विद्या थी भर्जन और निस्तापन है। उसके बाद आगे देखो आप आगे आपका एक क्वेश्चन आ रखे हैं। क्वेश्चन आपका देखो ध्यान से देखना है। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जो प्राप्त होने वाले जो धातु है ना, ये अभिक्रिया जो होगी ना, ये एक अभिक्रिया एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया। इस विस्थापन अभिक्रिया के साथ ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में जो आपकी उत्पाद के साथ ऊष्मा इतनी प्राप्त होती है, इतनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है कि जो प्राप्त होने वाली धातु होती है वो द्रव अवस्था में आपको धातु प्राप्त होगी। पहले क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन क्या दे रखा है, जब मैग्नीज डाइऑक्साइड, आपको पहले दिया पता होना चाहिए मैग्नीज डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है आपका MnO2, ये आपका मैग्नीज हो गया, और डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ गर्म करना है आपको। गर्म करने पर कौन सी अभिक्रिया होती है, पहले आपको ये इतना ही पूछेगा अभिक्रिया कौन सी होती है। मैग्नीज डाइऑक्साइड के वो किसके साथ गर्म करना है, एल्यूमिनियम के साथ। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो एल्यूमिनियम धातु होती है वो अधिक क्रियाशील धातु होती है। ये कम क्रियाशील धातु को यहाँ से विस्थापित कर देगी। तो आगे जाकर आपका बढ़ेगा क्या, आगे जाके इस प्रकार बनेगा Al2 और सॉरी हमने समीकरण इस प्रकार बने। देखो ये हो गया आपका मैग्नीज MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड। इसकी अभिक्रिया आपको किस करनी है, एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ करनी है। एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ करेंगे, ये अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को इसके स्थान से विस्थापित कर देगी। आगे जाके बढ़ जाएगा अपना एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3, और मैग्नीज धातु आपकी अलग हो जाएगी, उसके साथ में आपकी हो जाएगी उष्मा। क्या हो जाएगी उसके साथ, उष्मा। उष्मा इतनी ज्यादा उत्पन्न होती है, ये विस्थापन अभिक्रिया के साथ में एक आपकी उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है, दोनों अभिक्रिया है। अब इसमें जो आपकी जो मैंने नीचे जो समीकरण लिख रखी है, ये ऊपर वाली समीकरण और नीचे वाले समीकरण दोनों सेम ही है। ये जो आपकी समीकरण है ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब होता है जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों अणुओं का द्रव्यमान और अणुओं की संख्या समान है। आप इसमें देख सकते हो तो संतुलित कर रखा है ये समीकरण है ना, ये आपकी संतुलित समीकरण। ये भी आपकी सही है जिसमें ये जो मैग्नीज धातु आपको प्राप्त होती है ना, ये लिक्विड द्रव अवस्था में प्राप्त होती है। इसमें आपका आंसर क्या है कि जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, ये आपकी समीकरण हो जाएगी। ये लिख दो, चाहे ये लिख दो, क्योंकि ये इसकी संतुलित रूप है। और भाषा के रूप में आप क्या लिखोगे, भाषा के रूप में मैंने आपको बता दिया, ये आपकी भाषा इसमें यह विस्थापन अभिक्रिया अत्यंत उष्माक्षेपी होती है। उष्माक्षेपी का मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर उष्मा का उत्सर्जन होता है। और इसमें यह भी दे रखा है उत्सर्जित उष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातु गलित अवस्था में प्राप्त होती है। कौन सी अवस्था में प्राप्त होती है, द्रव अवस्था में प्राप्त होती है। इसका संबंध ये आपको अभिक्रिया मैंने क्यों बताई है, यह अभिक्रिया इसलिए बताई क्योंकि इसके नीचे आपकी जो मेन अभिक्रिया है थर्मिट अभिक्रिया, वो इसी पर आधारित है, इसी के अनुसार है। थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है वो आप देखो इसके बाद में। ये लो आपकी थर्मिट अभिक्रिया, पहले इसकी भाषा जान लेते हैं। थर्मिट अभिक्रिया, उसमें हम लोगों ने मैग्नीज डाइऑक्साइड की अभिक्रिया की थी एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ। इसमें हम लोग करेंगे आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम के साथ। तो सीधी उसमें होगा क्या आपका, उसमें जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है उसको, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ज्यादा क्रियाशील है, वो आयरन को उसके स्थान से विस्थापित कर देगी। देखो इसकी भाषा क्या दे रखी है, जब आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला दे रखा है Fe2O3, यहाँ Fe3O4 भी ले सकते हैं। ये आयरन ऑक्साइड सेकंड है जिसमें आयरन की संयोजकता 2 भी होती है 3 भी होती है। तो जब आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ करनी है आपको, एल्यूमिनियम के साथ की जाती है तो अत्यधिक उष्मा उत्पन्न होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो ये अभिक्रिया होती है आपकी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया के साथ उष्माक्षेपी भी अभिक्रिया होती है। उष्माक्षेपी का मतलब हो गया जिसमें उष्मा उत्सर्जित होती है, इतनी उष्मा उत्सर्जित होती है कि जो प्राप्त होने वाला जो उत्पाद होता है वो उत्पाद आपका द्रव अवस्था में प्राप्त होता है। इसके अंदर जो लोहा आपको प्राप्त होगा, आयरन आपको प्राप्त होगा, द्रव अवस्था में प्राप्त होगा। उसका उपयोग कहाँ पर होता है, उसका उपयोग जो रेल पटरियां होती है, उन रेल पटरी में जो दरारें उत्पन्न होती है उन दरारों को ठीक करने के लिए किया जाता है। या मशीन के अंदर के जो पुर्जे होते हैं या उनमें जो दरार उत्पन्न होती है उनको भी ठीक करने के लिए किया जाता है।
इसे थर्मिट अभिक्रिया बोलते हैं अपना। इसमें दे भी रखा है, इसका उपयोग रेलवे पटरियों और मशीनों की जो दरारें होती है उनको जोड़ने में काम आता है। मान लो कि जब एक ट्रेन चलती है उन पटरियों में दरारें उत्पन्न हो जाती है, उन दरारों का उपयोग में जो आपका लोहा काम आता है, उधर अवस्था में लोहा काम आता है, क्योंकि सीधा लोहा तो हम लोग उसके साथ जोड़ नहीं सकते। जो आपकी जो अभिक्रिया होती है वो अभिक्रिया कौन सी होती है? थर्मिट अभिक्रिया। थर्मिट अभिक्रिया की आपको भाषा पूछे क्या होती है कि जब आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया हम लोग एल्यूमिनियम के साथ करते हैं तो आगे आके जाके आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड में आयरन का निर्माण होता है, उसके साथ में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। जो प्राप्त होने वाले उत्पाद के रूप में जो आपका आयरन होता है वो दर अवस्था में प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया का उपयोग जो रेल पटरियां होती है, मशीन के पुर्जे होते हैं, उनकी दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। आपके समीकरण क्या है? समीकरण मैं आपको बता देता हूं, अभी देखो आप। ये समीकरण है, मैं आपको बता देता हूँ पहले समीकरण क्या होती है। देखो मैंने बात की थी आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का सूत्र होता है Fe2O3। इसकी अभिक्रिया आपको किसके साथ करनी है? एल्यूमिनियम के साथ। अब ये एल्यूमिनियम धातु होती है वो अधिक क्रियाशील धातु है। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके स्थान से क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है। आगे जाके क्या होगा? आगे जाके बनेगा आपका Al2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 और उसके साथ में आपको क्या प्राप्त होगा? आयरन, और उसके साथ में क्या प्राप्त होगा? उष्मा प्राप्त होगी। एक बात सबसे मेन बात है कि जो आयरन आपको प्राप्त होगा एल लिक्विड दर अवस्था में प्राप्त होगा, क्योंकि इसका उपयोग हम लोगों को रेल की पटरियां और मशीन के जो पुर्जे हैं उनको जोड़ने में काम में लेना है। और अब ये भी बताना चाहिए कि एल्यूमिनियम धातु होती है वो सक्रियता श्रेणी में ऊपर होती है। इसका मतलब ये अधिक क्रियाशील धातु है। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। ये विस्थापन अभिक्रिया के साथ में उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। उष्माक्षेपी क्यों है? क्योंकि उत्पाद के साथ में अपनी उष्मा उत्पन्न होती है। उत्पाद के साथ उष्मा क्या होती है? उत्पन्न होती है। जो ये नीचे जो आपकी समीकरण दे रखी है इसका संतुलित रूप है। संतुलित का मतलब आपको पता होगा कि इसमें हम लोग अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या को घटा बढ़ाकर दोनों तरफ समान करते हैं। अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या को हम लोग क्या करते हैं? समान करते हैं इसमें। ये तो हमने बीच की जो अपनी थी अपनी सक्रियता श्रेणी में जो बीच में मध्यम में आने वाली जो आपकी धातु थी उन लोगों को तो हम लोगों ने शुद्ध कर दिया। उनको भाई वो तो सल्फाइड और कार्बोनेट, भाई सल्फाइड आयस्क और कार्बोनेट आयस्क के रूप में उपस्थित थी, तो उनको हमने भर्जन और निस्तापन विधि द्वारा शुद्ध धातु के रूप में प्राप्त कर ली। अब हम बात करते हैं सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातुओं को शुद्ध कैसे किया जाता है। ये भी पता होना चाहिए कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर कौन कौन सी धातु आती है? पोटेशियम आती है, सोडियम आती है, कैल्शियम आती है, मैग्नीशियम आती है, एल्यूमिनियम आती है। इन धातुओं को शुद्ध कैसे किया जाता है? जो हमने एक वो आयस्क के संतरण का डायग्राम पढ़ा था, उसमें धातुओं को 3 वर्गों में बांटा था। एक निम्न अभिक्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातु, उच्च अभिक्रियाशील धातु। उसमें इतना ही दिया हुआ था, उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का विद्युत अपघटन करके उसको शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है। सिर्फ आपको उसमें एक भाषा लिखनी है। भाषा में क्या लिखोगे कि जो आपके अधिक क्रियाशील धातुएं होती है, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती है जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर होती है, उनको उनका विद्युत अपघटन करके, विद्युत अपघटन करेंगे तो एक धनायन बनेगा और एक ऋणायन बनेगा। विद्युत अपघटन करके शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। तो देख लेते हैं इनकी भाषा क्या दे रखी है। भाषा आपकी दे रखी है, देख लो भाषा दी हुई है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित पोटेशियम के हो गई, आपकी सोडियम Na हो गई, कैल्शियम Ca हो गई, मैग्नीशियम Mg हो गया और एल्यूमिनियम Al हो गया। जैसी धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती है वो मैंने आपको बता दिया है कि जो ज्यादा क्रियाशील धातुएं कौन कौन सी है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। और उनको कार्बन के साथ गर्म करके यौगिक कार्बन के साथ गर्म कर यौगिकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन धातुओं की ऑक्सीजन के प्रति आकर्षण अधिक होता है। तो हम बात क्यों कर रहे हैं अधिक क्यों होता है? क्योंकि एक तो ये धातुएं ज्यादा क्रियाशील होती है। ज्यादा क्रियाशील मतलब एक क्वेश्चन आता है, हमने पहले भी पढ़ा है कि सोडियम को वायु में खुला क्यों नहीं छोड़ा जाता? क्योंकि सोडियम को यदि वायु में खुला छोड़ देंगे तो वायु के साथ क्रिया करके आग पकड़ लेगा, इसीलिए उसे मिट्टी के तेल या केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। ये मतलब इसको कार्बन के साथ गर्म करके शुद्ध रूप में हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। तो उनको प्राप्त करने की विधि कौन सी है वो उसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। ये आपका इसका इतना ही आंसर है। आंसर आपका क्या है? आपका आंसर लिखना है कि यदि उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती है उनको शुद्ध किस विधि के द्वारा किया जाता है? उसका राइट आंसर है कि इन्हें विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस विधि जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती है उनको विद्युत अपघटनी अपचयन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है या उनको शुद्ध किया जाता है। इसका एग्जाम्पल उदाहरण हम लोग समझ लेते हैं। उदाहरण आपका क्या रहेगा? देखो सोडियम होगी, चाहे मैग्नीशियम होगी या कैल्शियम होगी, उनको गलित क्लोराइड
गलित क्लोराइड जैसे हम लोग सूत्र ले लेते हैं, जैसे NaCl ले लिया, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र हो गया MgCl2 हो गया, कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2 हो गया। गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है, और कैथोड पर आपका धातु निक्षेपित होती है और एनोड पर आपकी क्लोरीन मुक्त होती है। अब आपको पता है कि कोई भी विद्युत अपघटन मतलब विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है, तो आपको पता है कि किसी भी परिपथ में दो सिरे होते हैं, एक आपका धनात्मक सिरा होता है और एक आपका कौन सा सिरा होता है, ऋणात्मक सिरा होता है। धनात्मक सिरे को बोलते हैं एनोड, धनात्मक सिरे को क्या बोलते हैं, एनोड। ऋणात्मक सिरे को क्या बोलते हैं, कैथोड। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो आपकी विधि होती है विद्युत अपघटन की विधि द्वारा जब हम लोग शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं, जो धातु होती है वो आपकी कहाँ पर निक्षेपित होती है, कैथोड पर। धातु आपकी कहाँ पर निक्षेपित होगी, कैथोड पर है, और क्लोरीन जो होगी आपकी कहाँ पर प्राप्त होगी, एनोड पर। कैसे प्राप्त किया जाता है, देखो बात हो रही है सोडियम की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की। उनको गलित क्लोराइड जो उनकी गलित अवस्था होती है, दर अवस्था, उसके अंदर आपको विद्युत धारा प्रवाहित करनी है, उनका विद्युत अपघटन करेंगे। विद्युत अपघटन करेंगे तो कैथोड पर तो आपकी शुद्ध धातु निक्षेपित हो जाएगी और एनोड पर आपकी क्लोरीन मुक्त हो जाएगी। एनोड पर क्या मुक्त हो जाएगी, क्लोरीन मुक्त हो जाएगी। आगे देखो, ये देखो उदाहरण हम बात करते हैं, जैसे अभी हम लोग NaCl का मान लो कोई विलयन है, NaCl भाई सोडियम को हम लोग शुद्ध करने की बात करते हैं, NaCl को शुद्ध करने की बात करते हैं, तो ये आपके जैसे समीकरण है NaCl हो गया। अब आपको पता है ये जब टूटेगा, Na टूटता है आपका प्लस में और Cl टूटता है आपका माइनस में। अभिक्रिया किस प्रकार होती है, कैथोड की बात हो रही है। कैथोड मतलब Na+ हम इस प्रकार लिखते हैं, Na+ में इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को Na धनाइन है अभी पहले से, धनाइन है, तो उसके साथ अब यदि इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो आपकी शुद्ध धातु सोडियम Na प्राप्त होगी। कहाँ पर प्राप्त होगी, कैथोड पर। कहाँ पर प्राप्त होगी आपकी, सिर्फ Na प्राप्त होगी, ये Na हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो एक धनाइन है तो उसमें हम लोग एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं, और क्या आपकी जो धनाइन को ऋणाइन है उदासीन कर देते हैं, आपकी शुद्ध धातु Na प्राप्त होगी। प्राप्त धातु प्राप्त होने से मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब ये है कि धातु आपकी किस पर प्राप्त हो रही है, धातु आपकी प्राप्त हो रही है विद्युत अपघटन की विधि कैथोड पर। ऋणावेशित भाई दो सिरे हो गए, एक तो एनोड होगा वो धनावेशित सिरा होगा, और कैथोड होगा और ऋणावेशित सिरा होगा। तो आपकी धातु होती है वो निक्षेपित कौन से सिरे पर होती है, कैथोड ऋणावेशित सिरे पर निक्षेपित होती है। और एनोड की बात करते हैं, क्लोरीन 2Cl के रूप में ऐसे लिखते हैं, 2Cl माइनस लिख दिया। अब माइनस लिखेंगे तो अब इसको आप इसमें देख रहे क्लोरीन के ऊपर हमने माइनस लिख रखा है, इसका मतलब पहले से इसके ऊपर ऋणावेश है। एक क्लोरीन के ऊपर एक ऋणावेश है, यहाँ पर अणु कितने हैं, 2 अणु हैं। कितने अणु हैं, 2 अणु। तो इसका मतलब 2 क्लोरीन पर 2 ऋणावेशित अणु है। तो इसकी यदि आप Cl2 के रूप में मुक्त करना चाहते हो तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन आपको निकालने पड़ेंगे, और वो किस पर निकलेंगे, एनोड पर। इसका मतलब जो आपकी क्लोरीन होती है वो किस पर मुक्त होती है, एनोड पर मुक्त होती है। इसी प्रकार चाहे वो मैग्नीशियम क्लोराइड हो, चाहे अपना कैल्शियम क्लोराइड हो, चाहे एल्यूमिनियम क्लोराइड, सारी जो उच्च अभिक्रियाशील धातु होती है उनका विद्युत अपघटन करके शुद्ध धातु के रूप में हम लोग इसको क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। आज के लिए अपना टॉपिक इतना ही रहेगा। यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।